नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज जो हम टॉपिक या डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो सब्जेक्ट है ME 201 यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, द्रव्य का सामर्थ्य। उसमें जो यूनिट नंबर 3 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। या सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनर्जी का मतलब क्या होता है। एनर्जी का मतलब जो होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की क्षमता। और यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन, जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी कंपोनेंट पर हम लोड अप्लाई करते हैं, इस तरीके से F जो यहाँ पर लोड दे रखा है, लोड अप्लाई करते हैं, तो लोड अप्लाई करने के बाद ये कंपोनेंट में स्ट्रेन या एलोंगेशन पैदा होता है। तो इससे जाहिर सी बात है कि जब हमने लोड अप्लाई किया और वो कुछ टाइम तक यहाँ पर एप्लीकेबल रहा और जिसने यहाँ अपना कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ा, इस अपना कुछ न कुछ इफेक्ट यहाँ पर डाला, तो वो इफेक्ट एनर्जी के तौर पर इस कंपोनेंट के अंदर एनर्जी के तौर पर इस कंपोनेंट के अंदर जाएगा। तो जितना वर्क किया जाएगा, जितना वर्क इस फोर्स के थ्रू किया जाएगा, वो एनर्जी यहाँ पर स्टोर होगी और इसी को हम कहेंगे स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ देखते हैं डेफिनेशन। व्हेन ए कंपोनेंट इज स्ट्रेन्ड, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द पार्टिकल। यानी जब किसी कंपोनेंट को स्ट्रेन किया जाता है तो कुछ एनर्जी जो है पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के लिए, यानी एलोंगेट करने के लिए, ये जो फैलाव होगा, एलोंगेशन होगा, वो करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, द मटेरियल विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। यानी मटेरियल जो है अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा यदि हम जो लोड को फ्री कर देते हैं। यदि ये एलोंगेट होने के बाद इस फोर्स को दोबारा से जीरो कर दें, यानी ये फोर्स अगर हटा दें, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। दैट मीन्स इट हैव पोटेंशियल ऑफ डूइंग वर्क व्हेन अनलोडेड। यानी जब इसको अनलोड किया जाएगा तो इसके अंदर एक पोटेंशियल है काम करने का। तो ये हम दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं द एब्जॉर्ब सम एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी मटेरियल जो है कुछ न कुछ एनर्जी अमाउंट एब्जॉर्ब करता है और उसी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब लोड हमने अप्लाई किया तो लोड अप्लाई करने से पहले जो लेंथ थी उसको हम कैपिटल N से लिखते हैं। लोड अप्लाई करने के बाद की जो लेंथ है उसको L प्लस डेल्टा L कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लोड एलोंगेशन डायग्राम, और इसी का एक दूसरा फॉर्मेट होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो जब भी किसी कंपोनेंट पर, एक डक्टाइल कंपोनेंट पर अगर हम लोड अप्लाई करें तो कुछ इस तरीके का कर्व फॉलो होता है। ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है एलोंगेशन को रिप्रेजेंट करता है लोड के साथ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो ओरिजिन पॉइंट है वहां से लेकर के पॉइंट A तक को हम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिल रही है और लोड जो है बिल्कुल ही एलोंगेशन के प्रोपोर्शनल है। पॉइंट B जो है इलास्टिक लिमिट कहलाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डेविएशन आता है, यानी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटती है, लेकिन फिर भी ये इलास्टिक लिमिट तक रहता है। यानी पॉइंट B तक अगर मटेरियल को डिस्प्लेस करेंगे तो दोबारा से लोड करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन B के बाद जैसे ये C पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसके बाद नहीं आएगा, इसलिए C पॉइंट को हम अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड स्ट्रेस या रिक्वायर्ड लोड जो होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जिसे हम लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद इस तरीके से एलोंगेशन होता हुआ फाइनली यहाँ जाकर के फेल होता है। तो E जो होगा वर्क हार्डनिंग स्टार्ट, और F जो है परमानेंट फेलियर। तो इस तरीके से एलोंगेशन होता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक की ही बात कर रहे हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे लोड इम्प्रूव करेंगे उस तरीके से एलोंगेशन बढ़ेगा। तो एरिया अंडर द कर्व, यानी इस ग्राफ के बीच का एरिया, जो भी लोड हम जिस लोड तक हम लेकर के जाएंगे वहां तक का जो एरिया होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं
कि फोर्स और एलोंगेशन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी की यूनिट बनती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर वापस देखिए, इन अबाउट डायग्राम बिकॉज एलोंगेशन strain energy will be stored up to the elastic limit curve is approximately state. So the load will be proportional to elongation. The area under the curve will be the energy stored. यानी जो area under the curve होगा वो energy stored हो जाएगी और उसी को हम strain energy कहेंगे। तो strain energy equal to area under the curve E equal to 1/2 F delta L। अब यहाँ पर कुछ और डेफिनेशन हम दे सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड करेगी कि आप कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आप या इस पॉइंट तक लोड लेंगे, या हो सकता है इस पॉइंट तक लोड लेंगे, या हो सकता है एंड लिमिट तक हम लोड लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेन एनर्जी तो एक जनरल वर्ड है, लेकिन कुछ और डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब energy absorption capacity of the component within the elastic limit is called resilience, or the strain energy in elastic region is called as resilience। यानी elastic region जो है पॉइंट बी से नीचे तक अगर हमारे पास strain energy है तो उसके हम resilience बोलेंगे, resilience वर्ड देंगे। और प्रूफ रेजिलियंस देखिए, प्रूफ रेजिलियंस का मतलब होता है अगर हमारी जो स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक पॉइंट तक जा रही है, ये जो पॉइंट है इलास्टिक लिमिट है, अगर इस लेवल का लोड हमने अगर लगाया है तो ये टोटल जो एनर्जी होगी उसी को हम प्रूफ रेजिलेंस कहेंगे। एक और डेफिनेशन देखिए, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस का मतलब होता है प्रूफ रेजिलेंस यानी यहाँ तक की पूरी एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा हाफ एफ डेल्टा एल, तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए हमने जो एक्सप्रेशन निकाला 1/2 एफ डेल्टा एल, और प्रूफ रेजिलियंस हो जाएगा, यानी ये इलास्टिक लिमिट तक के लिए है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम कहलाएगा। और एफ अपॉन ए हम जानते हैं कि स्ट्रेस होता है, तो सिग्मा इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस और अप्लाइंग इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस 1/2 सिग्मा इनटू अप्लाइंग। और भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाइन यानी स्ट्रेन जो होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय ई होता है, तो स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। एक और डेफिनेशन हम यहाँ देखते हैं, टफनेस। टफनेस क्या होता है? टफनेस अगेन एक एनर्जी है जो कि मटेरियल अब्सॉर्ब करता है। इसी तरीके से ये मटेरियल पर जब लोड लगाया जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। लेकिन इस बार टफनेस अगर हम डेफिनेशन देते हैं तो टफनेस का मतलब टोटल एनर्जी, जो कि इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन सभी के लिए टोटल जो एनर्जी होती है वो टफनेस कहलाएगी। तो टफनेस की अगर आप डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरीके से होगी, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल जस्ट प्रायर टू द फ्रैक्चर। यानी फ्रैक्चर से जस्ट पहले जो एनर्जी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है उसे हम टफनेस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द कंप्लीट एरिया अंडर द कर्व इज डिफाइंड एज द टफनेस। यानी ये जो कर्व था हमारे पास, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये जो पूरा कर्व है जो इस डायग्राम में हमने देख रखा है, ये जो कर्व है जो हमने बनाया है, इस पूरे कर्व का बीच का एरिया ये पूरा टफनेस कहलाएगा। इसका आधा पार्ट प्रूफ रेजिलियंस, आधा पार्ट प्लास्टिक लिमिट में एनर्जी एब्जॉर्प्शन, लेकिन ये जो टोटल होगा ये टफनेस कहलाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड। ये जितनी भी डेफिनेशन है, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, टफनेस, ये सारी स्ट्रेन एनर्जी है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में इनका अलग अलग नाम दे दिया जाता है। एक बार हम वापस से इस फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करते हैं, E इक्वल टू हाफ एफ डेल्टा एल। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हाफ जो वर्ड हमने यूज किया है, हाफ जो मतलब 1/2, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। जो भी लोड लेवल आप लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर, इसका एरिया हमारे लिए स्ट्रेन एनर्जी बनेगा। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये एक तरीके से ट्राइंगल यानी त्रिभुज का एरिया होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार और हाइट ऊंचाई। तो वही चीज हमने की
कि हमारे लिए स्ट्रेन एनर्जी बराबर एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व हमारे लिए स्ट्रेन एनर्जी होगी E इक्वल टू हाफ एफ इंटू डेल्टा ए। ये बेस तो स्टूडेंट्स ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था स्ट्रेन एनर्जी का। एक बार वापस हम समझते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का मतलब जब भी किसी कंपोनेंट पर हम लोड लगाएंगे उसकी डायमेंशन में चेंजेस आएगा। इस चेंजेस आने की वजह से इसके अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है, ये एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है स्ट्रेन एनर्जी? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किसी कंपोनेंट की एनर्जी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है। ये कई जगह हेल्पफुल भी हो सकती है या कई जगह मटेरियल को फेल होने से बचाने के लिए भी काम आती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।